सिविल सर्वेंट बनना है तो बस 14 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो। सर ये कहाँ तक सही है, और क्या ये सब पे ही लागू होती है कि हर कोई 16 घंटे पढ़ेगा तभी वो सिविल सर्वेंट बन पाएगा? हम जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, तो उन्हें आज भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सी सेवाओं का चयन करें। हर इंसान को बस ये लगता है कि मैं IAS, IPS और IFS जो कि फॉरेन सर्विसेज ही ले सकता हूँ, क्योंकि फॉरेस्ट का तो एक अलग ही लाइन हो गया। तो वो भी एक लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि हम कौन सी ऐसी सेवा चुने जो हमारे लिए अच्छी हो और जिसमें हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जुट के काम कर सकें। ये सोचता है कि क्या मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। सर इसको कैसे ओवरकम करे एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट कि मैं नहीं कर पाया तो क्या? सर सबसे पहले तो एक जो सवाल आज इस पर्टिकुलर मार्च अप्रैल के महीने से हर एक सिविल एस्पायरेंट के मन में रहता है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के दरमियान में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आ रहा है। तो एक स्टेट सर्विसेज और एक सिविल सर्विसेज के बीच में सबसे बड़ा जो एक बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है? स्टेट सर्विस जो होता है आशीष जी, इसमें स्टेट स्पेशल हो एक जुड़ा रहता है। ओके। और जो यूपीएससी होती है, जो इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के जो एग्जाम में होते हैं, उसमें ऑल इंडिया रहता है। ओके। तो कभी कभी जैसे स्टेट सर्विस और यूपीएससी में जो अंतर पूछा जाता है, जैसे हम RAS की बात करें, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो राजस्थान स्पेशल होगा। ओके। वो यूपी के बच्चे के लिए थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ओके। और इंडिया को सबको जानना होता है, स्टेट सर्विस में भी जानना होता है। ओके। तो ये थोड़ा सा स्पेशलिटी जुड़ जाती है कि उसमें स्टेट सर्विस में हम स्टेट को ज़्यादा प्रेफर करें। तो अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो एक स्टेट सर्विसेज में उस पर्टिकुलर राज्य के बारे में जितनी विशेषताएं हैं उस पे होगा, बिकॉज आपकी सर्विस जो है उस स्टेट में होगी, उस स्टेट की भौगोलिक स्थिति क्या है, उस स्टेट की डेमोग्राफिक स्थिति क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जो हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और yes. वो हिस्ट्री वगैरह जो भी हो गई। ओके। सो सर, क्योंकि एक बेसिक डिफरेंस हमने यहाँ पे डिफाइन किया, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक सिविल सर्विसेज ही वो एग्ज़ाम है जो कि उनको अपने पूरे जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। पर क्या एक ऐसा भी रास्ता होता है कि एक इंसान स्टेट सर्विसेज के थ्रू भी सिविल सर्विसेज, या कहना चाहिए जो सेंट्रल सर्विसेज जो होंगी, जो इंडियन सर्विसेज हैं जैसे कि IPS, IAS, उनकी तरफ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। जब स्टेट सर्विस में जैसे इंडियन पुलिस सेवा है, उसमें आप डिप्टी SP जब स्टेट लेवल से आप डिप्टी SP PPS में सेलेक्ट होते हैं, राइट। आफ्टर सम टाइम जो उसके आप एक निश्चित सेवा पूरा करने के बाद IPS अवार्ड हो जाते हैं। और जब आप PCS एग्जीक्यूटिव से जाते हैं, आप PCS की भी सेवा में जो आप एक निश्चित सेवा अवधि के बाद आपका जो है प्रमोशन IAS के रूप में हो जाता है। ओके। तो बिल्कुल जा सकता है, बस उसके लिए ये होता है कि टाइमली आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि उसके वो कुछ बाध्यताएं होती हैं, कितने दिनों की सेवा होगी और आपकी एज फैक्टर इतनी होगी। ओके। और फिर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है उस पर भी निर्भर करता होगा। सर एक मतलब एक ऐसा सवाल जो काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो आज जब हम ये बात कर रहे हैं, वो इस वक्त जो बहुत ही प्रसिद्ध एक एरिया है दिल्ली का मुखर्जी नगर, या बात करें लखनऊ और प्रयागराज के वो इलाके जहाँ तमाम सारे सिविल एस्पायरेंट हैं, उनके सर एक मन का संशय ये भी था कि हम जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, तो उन्हें आज भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सी सेवाओं का चयन करें। हर इंसान को बस ये लगता है कि मैं IAS, IPS और IFS जो कि फॉरेन सर्विसेज ही ले सकता हूँ, क्योंकि फॉरेस्ट का तो एक अलग ही लाइन हो गया। तो वो भी एक लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि हम कौन सी ऐसी सेवा चुने जो हमारे लिए अच्छी हो और जिसमें हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जुट के काम कर सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, क्योंकि कभी कभी जैसे हमेशा आदमी अपने आप को सर्वोच्च देखना चाहता है जी, कि हम अपनी सेवा में सर्वोच्च हैं। नो डाउट IAS का, IPS का, IFS का एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं माना जाता है कि IAS और IFS और IPS का ही एक्सपोजर ज़्यादा है।
और जो जिस सेवा में जाए, कभी कभी अपने प्रवृत्ति के हिसाब से, जैसे जिसकी बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना है, जिसको भीड़ से डर लगता हो, जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को थोड़ा सा वीक समझता हो, या लगता हो कि हम इसमें आप सेटअप नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको अखिल भारतीय सेवाओं में या राज्य की सेवाओं में बहुत सारे पद रहते हैं जिसमें उनको प्रेफरेंस में अपना स्थान डाल सकते हैं, और आजकल लोग डाल भी रहे हैं। बिल्कुल, मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डिफेंस एलीट सर्विसेज में भी जाते हैं, रेलवे सर्विसेज में भी जाते हैं, बिल्कुल। और रेवेन्यू सर्विसेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो कि लोग चुनते हैं। फिर ऐसी पोस्टल सर्विसेज हैं आपकी, बिल्कुल। आपकी ऑडिटर जनरल के तौर पे जो एक पूरा कैडर है उसमें भी जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था हम लोगों के थ्रू, और सर आपके थ्रू एक अधिकारी होने के नाते वो एक रिस्पॉन्स पहुँचाना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्वोच्च 3 सेवाएं ही सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमेशा जो है जिस पद पर है, आज हम एक गीता में पढ़ रहे थे, तो गीता का वो श्लोक तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हमको अभी आज ही हमने उसका पढ़ रहे थे, तो मुझे ठीक से याद नहीं है। तो जिसको प्रवृत्ति कहते हैं, माने हम जिस सांगोपांग पर, जिस पद पर हम नियुक्त हैं, पोस्टेड हैं, उस पद पर, उस पद के दायित्व को यदि हम अच्छी तरह से निर्वहन करें, तो वहाँ भी हम अपने आप को एक्सपोजर दे सकते हैं, और अपने जो भी हमारी इच्छा रहती है कि हमको लोग जाने, हमारी सेवा को पहचान मिले, इसीलिए तो लोग आते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ भी मिल जाते हैं। आपको ये याद होगा, हमारे जो चुनाव आयुक्त हुआ करते, मुख्य चुनाव आयुक्त, आप देखे होंगे कि मिस्टर TN सेशन के पूर्व थोड़ा सा लोग कम जानते थे, लेकिन आज चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त इतना एक्सपोजर है कि सबकी जुबान पर आता है, उन पर क्वेश्चन बनते हैं, उनके काम को पहचाना जाता है। तो आप अपने किसी भी पद पर रहेंगे, लेकिन आप अपनी पहचान उस पद के दायित्व के हिसाब से आप अच्छे काम कीजिए, और वही पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी दैट मीन डजेंट ए ह्यूज एंड जेंट बॉडी, आप बहुत अच्छे हो। बिल्कुल। पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि लेट मी वन चांस, आपको एक अवसर मिले और आप उस पर अच्छा कर जाए। तो जिस पद पर रहिए, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, आपके कार्य का दायित्व ऐसा होना चाहिए कि आप अच्छा करें। सर, क्योंकि आज हमने अभी जिस बारे में बात करी वो प्रॉपर एक पूरे, चाहे स्टेट सर्विसेज हो या सिविल सर्विसेज या एक कंबाइंड अम्ब्रेला में बात करें, तो जो सरकारी एग्जाम्स की बात करें, हमने तमाम अलग सेवाओं के बारे में जाना, क्या इंसान अपनी रुचि रख सकता है उन सेवाओं में जाने के लिए, उसके बारे में भी हमने जान लिया। बिल्कुल। सर, इस सारी सेवाओं से पहले एक फैक्टर बहुत ज़रूरी है किसी भी सिविल सर्विस एस्पायरेंट के लिए, ये तैयार करना कि वो अपनी पर्सनालिटी को कैसे उभार के लाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को आज भी ये लगता है कि सिविल सर्विसेज या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हमने बस पढ़ लिया और हम बन जाएंगे। सर, उसके बारे में खुद एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आप क्या बताना चाहें? देखिए, आज जैसे हर मानव स्वभाव होता है कि मैं क्यों नहीं, कोई भी अच्छी चीज़ होती है। जैसे आप किसी मूवी की बात करें, तो मूवी में प्रत्येक आदमी कभी विलेन की तरफ अपने आप पात्र को नहीं पहचानता है, अपनी पहचान हमेशा हीरो के रूप में देखता है। बिल्कुल। तो ऐसे ही दैनिक जीवन में भी होता है। जब भी कहीं अच्छा काम होता है तो उसमें लगता है कि मैं रहता। तो इसीलिए उसी का एक पार्ट है कि जब सिविल सर्वेंट में कोई जाता है और एज ए जिलाधिकारी बनता है या कप्तान, पुलिस कप्तान बनता है, तो वो कैसे अपने आप को अच्छा से कर जाए और समाज को एक अच्छी दिशा दे जाए। आप देखते हैं, लेकिन अब जो है इसका ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। ओके। प्रत्येक सेवाओं में अच्छे लोग चुन के आ रहे हैं और अपनी सेवा के माध्यम से एक पहचान बना रहे हैं। जैसे पहले CID को जानते थे, ED को कम लोग जानते थे। जी। आप देखिए, अब वो IRS के थ्रू जो आ रहे हैं, ED के थ्रू, तो वो लोग भी अपनी अच्छा पहचान कर रहे हैं, अच्छा काम करके, वो जो है अपनी सेवा का विस्तार करके। तो किसी भी सेवा में ये है कि आपने हमेशा नेचर को पहचानना चाहिए कि मैं क्या, अपने प्रवृत्ति के हिसाब से, जो हमने कहा कि मैं किस पर फिट बैठता हूँ। और ये थोड़ी सी विडम्बना है कि लोग इस पर थोड़ा सा अपना ख्याल कम दे रहे हैं। और नाउ-अ-डेज अब सब बच्चे अपना, अब आपके माध्यम से सभी सिविल एस्पायरेंट को भी बताना चाहूँगा कि वो अपने आप को जाने, नो योरसेल्फ देन डाई योरसेल्फ।
मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता, उसके बाद अपने काम से करें, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी सेवा में या कहीं भी जहाँ जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ रहूँ, वहाँ न पहुँचने के बाद भी उनकी आकांक्षा, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी सोच खत्म नहीं हो जाती है। वो कहीं भी रह करके अपने उस सोच को विस्तार दे सकते हैं, बशर्ते उनके सोच में सोचिता होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। सर, सबको बड़ा अच्छा लगता है एक सिविल सर्वेंट होना। हम रील्स में, वीडियोस में देखते हैं कि एक अधिकारी आपको आला दर्जे के तमाम सुख फ़ायदे या जो भी हम कहेंगे गवर्नमेंट पर्क्स जो होते हैं वो मिले हैं, कि एक आपको गनर साथ चल रहा है, एक लाल बत्ती नीली बत्ती की गाड़ी साथ चल रही है। सर, कहीं ना कहीं इन सब के पीछे ये ऐसा तो नहीं हो रहा है कि लोग, एक सरकारी अधिकारी, एक सिविल सर्वेंट जो एक पब्लिक की सेवा में एक अधिकारी जो जुटा हुआ है, वो ये भी भूल जा रहे हैं कि आखिर में उस अधिकारी की वास्तविकता क्या, और वो कितनी सारी चीज़ों से जूझ के उस जगह पे बना है, जो आज लोगों को सिर्फ उसकी चमक की अच्छी लगती है, पर जो उसकी पीछे की मेहनत है, तो उसके बारे में सर कुछ ज़रूर बताएं, बिकॉज लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि उन्हें सिविल सर्वेंट पहले तो बनना क्यों है, और बनने के बाद की भी मेहनत जो लोगों को लगती है कि सिर्फ एक केबिन में बैठ के नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप कहते हैं कि तैयारी कर लेंगे हम सिविल सर्विस, हम लोग भी सोचते थे कि जब एक अच्छे सर्विस में आ जाएंगे तो हमारी जो है चुनौतियाँ कम हो जाएंगी। लेकिन ये चुनौतियाँ जो होती है जीवन का पर्याय है। कभी भी किसी पद पर रह कर के, कहीं भी रह कर, चुनौतियाँ हमेशा बनी रहती हैं। बिल्कुल। तो इस बात को कभी भी हमारे सिविल एस्पायरेंट, जो भी हमारे तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो कभी ना सोचें कि हम तैयारी करके हमारी सारी चुनौतियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कुर्सी पाना और कुर्सी पर बने रहना, कुर्सी के दायित्वों का निर्वहन करना वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है, उसको भी समझते रहे। बिल्कुल, क्योंकि सर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक सिविल सर्वेंट होना अकेले में सिर्फ एक विभाग को संभालना नहीं होता, बल्कि एक पर्टिकुलर, शायद वो एक जिला, समुदाय या जो भी उस पर्टिकुलर आपके एक क्षेत्र में जो एक सेक्शन आएगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और शायद अगर आप साइकोलॉजिकली उतने साउंड नहीं होंगे तो शायद आप उस जिम्मेदारियों का वहन सही से नहीं कर पाएंगे, प्लस आपके साथ साथ वो पूरा सेक्शन भी सफ़र करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप किसी कार्यालय के अध्यक्ष होते हैं, किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं, तो संपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी या कार्यालय की जिम्मेदारी अंतिम रूप से आप पर तय की जाती है। तो उस समय आपके डिसीजन मेकिंग में विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे डिसीजन पर, छोटे से छोटे निर्णय पर क्या समाज में असर पड़ेगा, और हमारे कार्यालय पर, हमारे विभाग पर, हमारी व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इसका जो ख्याल रखेगा तो शायद ये उससे गलती होने की संभावना कम रहेगी। बिल्कुल सर, एक बहुत ही कॉमन सवाल जो शायद हर सिविल एस्पायरेंट ढूंढता होगा इंटरनेट पे, या मैं बात करूं अगर विकास देवकीर्ति सर की, उनके थ्रू जो लोग उनके माध्यम से जो लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन आज भी हर इंसान इस चीज़ का जवाब ढूंढता है, और वो सवाल ये है कि एग्ज़ाम जब हम तैयारी करते हैं तो एक बच्चा या तो अपने घर पे पढ़ता है या बाहर जाके पढ़ता है। घर पे जो पढ़ता है उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट तो मिलता ही है, प्लस वो एक अपने खुद के कंफर्ट दायरे में है, तो उसको साइकोलॉजिकली चीज़ों में हेल्प मिलती है। लेकिन एक जो बच्चा बाहर जाके पढ़ता है अकेला, वो एक वक्त पे पढ़ते पढ़ते और इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करते करते ये सोचता है कि क्या मैं कर भी पाऊँगा या नहीं। सर, इसको कैसे ओवरकम करे एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट कि मैं नहीं कर पाया तो क्या, और अगर इसको मैं कैसे इससे कैसे उभर के बाहर आ सकता? बहुत अच्छी बात है आपने पूछी। एक हमारा भी छोटा भाई जैसा था, हम लोगों के साथ इलाहाबाद में हम लोग तैयारी करते थे, तो वो कई बार से प्रीलिम्स फेल हो जाता था। तो एक बार हमसे पूछा कि सर मुझे लगता है कि मैं प्रीलिम्स फेल हो जाता हूँ बार बार, और मैं पास ही नहीं हो पाऊँगा। तो मैंने उससे पूछा कि यदि तुम प्रीलिम्स फेल हो जाते हो तो क्या नुकसान होता है? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे घर पर 40,000 की RC कट जाती है, घर से जो है आपको पेमेंट करना। आप जिस स्थिति से हो उससे वर्स्ट स्थिति में तो जाते नहीं हो, वहीं पड़े हो। लेकिन यदि आप पास हो जाते हो तो आप अगली जो स्टेज तैयार होते हैं, तो आप क्यों डरते हो? आप निश्चित रूप से जब भी परीक्षा दीजिए तो आप ये सोच लीजिए कि हमारे पास पाने के लिए ही, मेरे लिए ही एक परीक्षा हो रही है। तो उससे जो है परीक्षा बहुत सारे कॉन्फिडेंस में जो है उसमें सहायता मिलती है,
और वो अच्छा महसूस करता है, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा जाता है। जब सर आपने अभी ये बात कही, एक मेरे जहन में एक बात आई कि लोगों को लगता है कि सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ तो वो जीवन का अंत है, नहीं, और इसी से जुड़ता एक सवाल ये आता है कि मैंने कहीं मतलब किसी बहुत ही सक्सेसफुल या अचीव्ड एक इंसान ने अपनी एक बात कही थी कि सिविल सर्विसेज ही नहीं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी बनने का या सरकारी अधिकारी बनने का अवसर नहीं देता, बल्कि वो उस पूरे रास्ते पर आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो यदि अगर आप उस एग्ज़ाम को नहीं भी निकाल पाए तो भी आप काफ़ी कुछ जीत के जाते। बहुत सही भाई। आप देखिए, कहा भी जाता है कि यदि आप जब भी किसी प्रतियोगिता में उतरते हैं तो जीत जाते हैं तो विजेता बनते हैं, और यदि इन किसी कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, हार जाते हैं, ऐसे तो भी प्रतियोगिता में आप नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, तो आपके पास एक विशाल अनुभव होता है। और सिविल सर्वेंट के लिए तो बहुत बड़ा, अब तो सरकारें भी बहुत उस पर ध्यान दे रही हैं कि जो भी इंटरव्यू दिए हैं उनको सेक्रेटरीट सीधे सचिव स्तर तक उनको नियुक्ति हो रही है, और प्राइवेट सेक्टर में भी उनका ध्यान दिया जा रहा है। तो ये कहीं नहीं सोचना चाहिए कि हम सेलेक्ट नहीं। आप सोचिए, यदि वैकेंसी 100 है और योग्यता यदि 1000 है तो 900 को तो फेल होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है थोड़ी है कि उनकी योग्यता में कमी, बिल्कुल, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बात का हमेशा जो है संभावना बनी रहती है कि यदि आपके पास नॉलेज है, आपके पास क्षमता है, और अपने नॉलेज और क्षमता को उपयोग करने के आपके पास दायरे है, तो आप बहुत अच्छे जा सकते हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े उद्योगपति को देख लीजिए, उनके पास तो बहुत बड़ा वो सिविल सर्वेंट नहीं रहते हैं, लेकिन वो बहुत लोगों को सेवा दे रहे हैं, बहुत लोगों के घर पे उनके भरोसे रोजी रोटी चल रही है, तो वो भी तो बहुत बड़े हैं। और भारत में इसका थोड़ा सा इस बात का ख्याल होना चाहिए कि जो भी इस देश को दे रहा है, सेवा के रूप में दे रहा है, रोजगार के रूप में दे रहा है, तो उसका योगदान बराबर का है, सिविल सर्वेंट से कम नहीं है। कम नहीं, बिल्कुल। सर ये जब भी हम किसी का इंटरव्यू देखते हैं तो यूजुअली एक बात बच्चों को हमेशा कही जाती कि सिविल सर्वेंट बनना है तो बस 14 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो। सर ये कहाँ तक सही है, और क्या ये सब पे ही लागू होती है कि हर कोई 16 घंटे पढ़ेगा तभी वो सिविल सर्वेंट बन पाएगा? देखिए, इस पर ये बहुत ही आप ये पर्सनल विचार रखने वाले पर है। मेरा मानना है कि 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने से के बजाय हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, इसका यदि हमारे पास चिंतन हो तो हमको 18 घंटा 20 घंटा 16 घंटा की ज़रूरत नहीं है। शायद हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क की, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हार्ड वर्क की समय जगह स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। और वैसे भी आप यदि आप ज़्यादा हार्ड वर्क करके सेलेक्ट भी हो गए तो लेकिन समाज में तो स्मार्ट वर्क से ही आप जाने जाओगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो स्मार्ट वर्क आपका होना चाहिए। और कभी भी जैसे बताया जाता है, मैं आपके सवाल में ही जोड़ देता हूँ इस उत्तर को, कि जैसे प्री की तैयारी अलग, मेंस की तैयारी अलग, इंटरव्यू की तैयारी, ऐसा कुछ नहीं होता। तैयारी केवल तैयारी होती है। आप अपने आप को तैयार कर रहे हो तो आप प्री मेन इंटरव्यू सब एक साथ चल रहा है। इंटरव्यू केवल आपके साक्षात्कार होता है, आपके व्यक्तिगत पर्सनालिटी को जानने का एक पहचान होता है, वहाँ नॉलेज का परीक्षण नहीं होता है। तो आप अपने आपको कैसे प्रस्तुत कर पा रहे हो, ये आपका साक्षात्कार है। तो आपकी तैयारी ये पार्टी होती है, इस पर आपको कभी अलग से तैयारी नहीं करनी होती है। ये सही है कि इसमें कुछ जो भी संशोधन होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉमन चीज़ होती है, उसको अक्सर गाइडेंस में बता दिया जाता है। सर ये बात इसलिए नहीं है कि हर इंसान को कोचिंग जाना चाहिए या किसी को नहीं जाना चाहिए। कोचिंग में जो लोग जाते हैं, कोचिंग के बड़े स्पेशल और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोफेसर्स होते हैं, वो पूरा बच्चों का मार्गदर्शन तो करते ही हैं। वो कई मुश्किल वक्तों में उन बच्चों को उभार के भी लाते हैं जो वो फंस जाते हैं। लेकिन सर ये एक सवाल बहुत से बच्चों के मन में रहता है कि हमें कब कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, या हमें करनी भी चाहिए या नहीं। देखिए, कोचिंग क्या होता है कि आपको कम समय में पूरे सिलेबस की थोड़ी सी एक बार आपको जानकारी देते हैं।
बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग ही जो है एकमात्र साधन है सिलेक्शन का। मैंने कभी कोचिंग शायद नहीं किया, और हमारे जानकारी में कई लोग ऐसे हैं जो कभी कोचिंग का सहायता नहीं लिया और टॉप भी किए। तो कोचिंग का ये होता है कि यदि हमको पर्सनल जैसे सहायता की ज़रूरत होती है तो आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। कोचिंग आपने सही बताया कि बहुत सारे समय पर कोचिंग सहायता करती है। जैसे एक बार आप फेल हो गए तो आपके टीचर्स मिलते हैं, बताते हैं कि बेटा यहाँ हो सकता है तुम कुछ तुमने कमी रखी, तो ये तो पर्सनल भी आप सहायता ले सकते हैं। और तो आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स बहुत अच्छे अच्छे सलाह देते रहते हैं। तो आज जो है ओपन स्काई है, मटेरियल की भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी मटेरियल की कभी किसी ज़माने में थोड़ी सी कमी हुआ करती थी, लेकिन आज तो बिल्कुल आप डालिए गूगल पर, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। और उस आंसर को आप अपने स्मार्ट तरीके से कैसे उपयोग करेंगे ये आपको जानना है, ये आपकी पर्सनल क्षमता होती है। सर कई बार ऐसा होता है कि कई सारे बच्चे सिविल सर्वेंट की तैयारी इसलिए करने आते हैं क्योंकि उनके घर वालों से उन्हें वो प्रेशर मिला हुआ होता है कि वो भी सरकारी थे तो आप भी सरकारी ही बनोगे। सर सवाल मेरा ये रहेगा कि कई बार इतना प्रेशर बच्चों पे हो जाता है और वो कई बार काफ़ी ज़्यादा हार्श कदम उठा लेते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचा के, या इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो एक डिप्रेशन का फेज़ उनके ज़िंदगी में आ जाता है। सर एक अगर मैसेज उन पेरेंट्स के लिए भी कि किसी बच्चे की पढ़ाई के वक्त जो साइकोलॉजी को समझना और कैसे सपोर्ट करना, वो अगर आपके थ्रू एक मैसेज जा सके वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज लोगों के लिए कई बार एक बेंचमार्क्स है, मतलब उसके अलावा उनके पास ज़िंदगी नहीं। बिल्कुल सही। देखिए, आप कभी भी अपने जो आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो ये आपके रुचि के हिसाब से जीने का जरिया है, जीने का वजह नहीं। जीने का जरिया और जीने का वजह है। जीविका और आपके अंतिम उद्देश्य में हमेशा आपको अंतर पहचानना चाहिए। यदि इन केस सिलेक्शन नहीं हुआ तो कभी भी मैं माता पिता से पर्सनली निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को कम ना समझें, और उस एस्पायरेंट से भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि 100 वैकेंसी है और 1000 योग्य हैं, ज़्यादा योग्य, तो किन्हीं 900 को तो सफ़र करना पड़ेगा, 900 को सफ़र करना पड़ेगा। तो वो 900 अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें, और वो अपनी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उनके पास इतना अच्छा नॉलेज है, संविधान का नॉलेज उनके पास है, पॉलिटी का, व्यवस्था का, प्रत्येक चीज़ का उनके पास इतनी अच्छी नॉलेज है कि समाज को एक दिशा दे सकते हैं। तो कभी भी असफल होने पर अपने आप को निराश न समझें। इसका आपको सीधा उदाहरण एक बताना चाहेंगे कि हमारे देश के एक ऐसे राष्ट्रपति हुए, आदरणीय APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जो NDA की परीक्षा शायद फेल हो गए थे तो अपने आप को सुसाइड करने जा रहे थे हरिद्वार में। तो एक संत मिले, उन्होंने कहा कि शायद तुम इसके लिए नहीं बने थे, और उसके बाद वो देश के मिसाइल मैन बने, देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बने, और आज पूरा देश किसी भी कोने में यदि उनका नाम लिया जाए तो उनके नाम के सामने उनको प्रणाम करने के लिए तैयार, एक गर्व की एक फीलिंग आती है, वो होती है। और उन्होंने भारत को एक पहचान दिया है, मिसाइल मैन के रूप में जाने गए। तो क्या यदि वो मान लीजिए NDA में सिलेक्शन नहीं हुआ और अपने आप को निराश मान लेते कि मैं शायद किसी लायक नहीं हूँ, तो आज इतनी बड़ी पहचान जो इतिहास बन चुके हैं, जो हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं, सिलेबस में आ गए हैं, तो इतनी बड़ी उपलब्धि मिल पाती, तो उनसे लोग सीख लें। सर मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस में हमेशा रहता है कि बच्चे जाते तैयारी करने हैं, लेकिन कई बार वो कुछ ऐसी शायद मैं संगति नहीं कहूँगा, संगति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे उनका दिमाग एक्सटर्नल फोर्सेस ब्रेन वॉश कर देती हैं। रिसेंटली हमने एक एग्जांपल देखा भी था, जो एक बच्चे की न्यूज़ आई थी IIT गुवाहाटी में, वो किसी एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा। सर ये जो एक फैक्टर है, जो चाहे वो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हुई या फॉर दैट मैटर एक यंगस्टर्स का जो फेज़ है,
वो एक आप एक खुद अधिकारी होने के नाते जो मैसेज दे सके कि अपने आप को ना तो ब्रेन वॉश होने दे और ऐसी परिस्थितियां ना आने दे जहाँ पे दूसरे का कोई डिसीजन आप पे हावी हो। बिल्कुल। देखिए, इसको बैकवाश इफेक्ट भी कहते हैं, जिसको आपने बताया था, गुरनाल मिर्डल ने दिया था। कभी भी जब भी कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पायरेंट जब भी तैयारी करने जाता है तो उसको हमेशा अपने टारगेट को पहचानना चाहिए। मैं एक बार फिर पुनः बताना चाहूँगा कि वही द्रोणाचार्य सबको शिक्षा दे रहे थे और मछली को दिखा करके सबसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन ने बताया कि हमको मछली की आँख निशाना लगाने के लिए केवल मछली की आँख दिखाई दे रही है। तो यदि हमारा सिविल एस्पायरेंट ये सोच करके, यदि हम सेलेक्ट होने आए हैं, हम देश की सेवा करने आए हैं, तो हमारा पूरी सोच, पूरी सारी समझ उसके आसपास घूमनी चाहिए। कभी किसी के प्रभाव में आने का जो है ये गलती यदि करेंगे तो ऐसी जो है संभावना बन जाती है कि दिशा भटक जाती है। तो दिशा भटकने से अपने आप को बचाएं और हम जिस लिए आए हैं उसके लिए फोकस रहें, तो मुझे लगता है बहुत ही कम समय में उनको सफलता मिल जाएगी। और उनको क्या करना है जीवन में, हमेशा उनको प्रत्येक दिन अपने आप से बात करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि कोई अपने आप से बात करेगा तो कोई दूसरा उस पर प्रभावी नहीं हो पाएगा। इसका ख्याल रखें। बहुत बहुत सही बात। और मैं एज अ पर्सनल इंडिविजुअल और इस देश का नागरिक होने के नाते हर उस व्यूअर को जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं पर्सनली एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडियन, एज अ फेलो इंडियन, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्पेशली टू द यंगस्टर्स, बिल्कुल भी अपने आप को किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से ब्रेन वॉश ना होने दें। बिकॉज एक देश गवर्नमेंट की स्कीम्स और तमाम स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एक्सटर्नली आप पूरी आर्मी खड़ी कर सकते हैं, बट अगर एक्सटर्नल फोर्सेस किसी भी कंट्री के यंगस्टर्स को, जिसको यूथ को, जो खुद माननीय प्रधानमंत्री इतना बढ़ावा देते हैं कि एक यूथ जो होता है उसको हमेशा अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अगर वो इंटरनली टूटने लगा और एक्सटर्नल फोर्सेस के ब्रेन वॉश में आने लगा, दैट विल बी द डार्केस्ट आवर फॉर द नेशन। एंड personally, entire team of Trio Talks is requesting, do not let yourselves get influenced by these external बिल्कुल भी आप अपने आप को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। आपको अपना एम पता होना चाहिए, आपको अपने रास्ते पता होने चाहिए। एंड आई कैन अश्योर यू, बीइंग अ सिविल सर्वेंट और नॉट, आप बिना एक सिविल सर्वेंट हुए देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हम लोग भी आज की तारीख में काफ़ी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो देश विदेश में लोगों को मदद पहुँचा रही हैं। मैं हर उस यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी उसी रास्ते पे चलें। मेरे एंड से इस पर्टिकुलर फेज का इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच।